वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज तपस सायस में आपका स्वागत है। टुडे इज 19th ऑफ अक्टूबर 2023 एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस द हिंदू का न्यूज़पेपर। सो बिफोर गोइंग टू एनालाइज द टुडे पेपर, लेट मी रिमाइंड यू दैट कि जो 17 और 18 तारीख का पेपर है वो 16-17 का पेपर जो है वो अभी आपका ड्यू है। और आज मैं मॉर्निंग हो गया है तो 19 तारीख हो गया है, लेकिन मैं 18 के पेपर्स के कुछ जो अच्छे न्यूज़ हैं जिसको हमें पढ़ना चाहिए उसको डिस्कस करने वाले हैं। और क्योंकि वो लास्ट 2 दिन में जो है पर्टिकुलर जो मेरा माइक ख़राब हो गया, कुछ कुछ इस टाइप की चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से टाइम लग रहा है, तो मैं तो ये वीडियो कहीं और शूट कर रहा हूँ तो आपके लिए। सो आप इसका ध्यान रखें। और बिफोर वेस्टिंग एज यूजुअल अपना टाइम वेस्ट करने से पहले स्टार्ट करते हैं। तो आज केवल मैं रीडिंग मोड में रहूँगा, राइट नहीं कर सकता, तो आप लोग थोड़ा सा ज़्यादा इस पर ध्यान देना। तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जो नार्वेकर साहब हैं, जो महाराष्ट्र के स्पीकर हैं, और उनको ये डिसाइड करना था कि एंटी डिफेक्शन प्रोसीडिंग्स जो है जो शिंदे साहब के खिलाफ चल रही है, और भी कुछ लोग हैं जो वहाँ के महाराष्ट्र के लोग हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि महाराष्ट्र में क्या हुआ था कि जो उद्धव ठाकरे की पार्टी थी उसको तोड़ के एक नई पार्टी बन गई थी। और आप सबको पता ही है कि उसमें शिवसेना को लेके इशू हो गया था कि ओरिजिनल शिवसेना किसका है। तो ऐसे समय पे जो नार्वेकर साहब हैं उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो स्पीकर हैं। दे विल डिसाइड दैट कि ही विल डिसाइड दैट कि कौन जो पार्टी है जो डिफेक्शंस में है वो उनके जो एमएलए हैं वो डिफेक्टेड हैं, और कौन जो है वो सही है। तो उस समय पे स्पीकर जो होते हैं वो ट्रिब्यूनल की तरह काम करता है कि वो डिसाइड करता है कि यस, ये अगर 2/3 से ज़्यादा लोग एक साथ पार्टी तोड़ के दूसरे पार्टी में आए हैं तो ये वैलिड लोग हैं, और इस टाइप के जो भी उनके क्राइटेरिया होगा। तो हम एंटी डिफेक्शंस को समझेंगे पहले कि एंटी डिफेक्शन मतलब कानून, ये आप सबको पता होगा कि इसको हिंदी में दल बदला कानून भी कहते हैं। कि पहले होता ऐसा ऐसा था कि एक पार्टी में लोग ज्वाइन करते थे और फिर दूसरी पार्टी में चले जाते थे। तो आप 70 के दशक में अगर आप इसकी बात करेंगे तो उसमें लोग कहते थे कि आया राम गया राम वाला कंसेप्ट था कि 10 दिन ये पार्टी में 10 दिन वो पार्टी में। तो उसको रोकने के लिए ये एंटी डिफेक्शन लॉ 52nd अमेंडमेंट के साथ इसमें ऐड किया गया था। तो हमें उसको देखने की ज़रूरत है कि इसकी रेलिवेंस जो है वो क्या है आज के दिन में। और जो नार्वेकर साहब हैं वो इतना डिले क्यों कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट इनसे काफ़ी नाराज़ है। सुप्रीम कोर्ट कह रही है इनको कि आप पर्टिकुलर टाइम में इसको डिसाइड कर लें, अदरवाइज जो स्पीकर है वो स्पीकर को अकाउंटेबल बनाया जाएगा। अंडरस्टैंड कर रहे हैं आप उसको? तो वो देखने की हमें ज़रूरत है। और इसमें यह भी हुआ है कि अभी ये कह रहे हैं कि अभी नवरात्रि चल रही है तो 10-15 दिन का और टाइम दे दिया जाए। जो इनके तरफ से जो लड़ने आए थे उन्होंने बोला तो कि आप उनको 10-15 दिन का टाइम दे दें। तो 30 तारीख तक का, 30 अक्टूबर तक का टाइम दिया गया है कोर्ट की तरफ से। बोला कि कोर्ट ने कहा कि आप 30 तारीख तक इसको जो है आप सॉर्ट आउट करें, अदरवाइज जो है वो हमें जो स्ट्रिजेंट एक्शंस हैं वो स्पीकर के खिलाफ लेने से मैं हिचकूंगा नहीं। तो इस टाइप की चीज़ें जो है डीवाई चंद्रचूड़ के साथ जो है वो कहा गया है। डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने इनको कहा है। अब ये नार्वेकर साहब की अपनी मजबूरी होंगी कुछ, ठीक है, लेकिन एज ए स्पीकर के पोस्ट पे जब आप बैठते हैं तो आपको न्यूट्रल होना होता है। और जिस दिन से आप स्पीकर होते हैं, ऑल दो हमारा जो स्पीकर का कंसेप्ट है वो यूके की तरफ जो है उस तरीके का रुझान है नहीं, क्योंकि वहाँ पे एक बार पार्टी बनने के बाद वो जो हो जाते हैं वो न्यूट्रल हो जाते हैं, उनको अपने पार्टी से कोई लेना देना रहता नहीं है। लेकिन इधर इंडिया में कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है। फिर भी क्योंकि जो स्पीकर होता है वो न्यूट्रल कहलाता है, आपको एक ट्रिब्यूनल की तरह ट्रीट किया जाता है, तो आपको इतना टाइम लेना नहीं चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने तो बहुत सारे ऐसे समय पे एंटी डिफेक्शंस के जो अगर आप कानून पढ़ेंगे अच्छे से तो उसमें तो कई बार कहा है कि आपको जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड में आपको केस को डिसाइड करना है, रेदर देन कि अगर मान लो कि अब अगले साल इलेक्शन है, मान लो सपोज करो, और आप सब इलेक्शंस के बाद आप एंटी डिफेक्शन लॉ को में कौन सही था और कौन गलत अगर आप फाइंड आउट करते हो तो वो एंटी डिफेक्शन लॉ का मतलब क्या है? तो आपको तो पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आपको डिसाइड करना है ना कि इतने टाइम पीरियड में कि हाँ ये बंदे ने जो था, ये एमएलए जो था वो सरपास किया था, अपनी पार्टी को बाईपास किया था, तो और ये कम मेंबर के साथ बाईपास किया था। जो भी इनकी प्रोविजन है एंटी डिफेक्शंस लॉ की, इसको फुलफिल नहीं करता है तो इसको ये जो है वो डिफेक्टेड होगा। अगर वो फुलफिल करेगा तो इसको एंटी डिफेक्शंस में देखा जाएगा।
तो आपको डिफेक्शन डिसाइड करना है। तो इसको लेके एकनाथ शिंदे की और अदर एमएलए और बहुत सारे मेरे को जहाँ तक याद है 56 लोगों का एक टाइप का है कि आपको डिसाइड करना है, और बहुत सारे 8-10 कितने पिटिशन लगे हैं पता नहीं। तो स्पीकर जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, और आप इसको ध्यान रखेंगे कि इस बार स्पीकर का क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछ भी दिया है मेंस में, और रीजन यही है कि नार्वेकर साहब लगातार न्यूज में रहे हैं, और ये केवल एक ही स्टेट की बात नहीं है, स्पीकर का रोल अदर स्टेट में आप देखेंगे तो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और एंटी डिफेक्शन लॉ इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो हॉर्स ट्रेडिंग का कंसेप्ट है कि आप किसी पार्टी को तोड़ के दूसरी पार्टी बना लेते हो और दूसरी पार्टी में मर्ज हो जाते हो, या फिर दूसरी पार्टी आपको सपोर्ट करके आपको सीएम बना देता है, तो वो डेमोक्रेसी के लिए थोड़ा सा अलग टाइप का देखा जाता है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, तो उससे हमको बचना है। तो ये है कुल मिला के ये न्यूज़ का कंसेप्ट। तो ये नार्वेकर साहब के ऊपर थोड़ा सा नाराज हैं, बोल रहे हैं कि 30 अक्टूबर तक का टाइम है आपके पास, आप एक टाइमलाइन सेट कर दो कि आप कितने तारीख को सुनोगे, कितने तारीख को नहीं सुनोगे, और कितने दिन में आप जो हो, चाहे वो शिंदे हो या उद्धव ठाकरे हो या जो भी मेंबर उसे एसोसिएट हो, उसके खिलाफ जो भी एक्शन लेना है आप लो। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे, सुप्रीम कोर्ट उसके बाद पिक्चर में आएगी। पहले तो स्पीकर अपना रोल अच्छे से परफॉर्म कर ले, तो वो है। सो एंटी डिफेक्शन लॉ पनिशेज इंडिविजुअल्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमएलए फॉर लिविंग वन पार्टी फॉर अनदर। दल बदला कानून का मतलब यही है कि एक पार्टी को छोड़ के दूसरे पार्टी में चला गया। इसको देखते हुए पार्लियामेंट ने क्या किया, पार्लियामेंट एडेड इट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एज 10th शेड्यूल। उसको 10th शेड्यूल में आप लोग इसको लिख लेना, क्योंकि आज मेरे पास पेन नहीं है तो मैं इसको हाईलाइट नहीं कर सकता हूँ। तो 10th शेड्यूल इन 1985, तो आप उसको याद रखना कि 10th शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन लॉ है और 1985 का कानून है। इट पर्पस वाज ब्रिंगिंग स्टेबिलिटी टू गवर्नमेंट बाय डिस्करेजिंग लेजिस्लेटर फ्रॉम चेंजिंग पार्टी। तो अगर आपको हिंदी समझ में आती है तो आप याद रखना कि आया राम गया राम वाला कंसेप्ट को रोकना था, कि आज मैं इस पार्टी में, और आप लोग किसी पर्टिकुलर, मैं नेता का नाम लेना नहीं चाहता हूं, लेकिन आप सबको एक ऐसा नेता आपको कुछ दिनों तक हमारे साथ थे, अभी नहीं हमारे बीच में, उनके बारे में ऐसा कहा जाता था कि वो मौसम विज्ञान की तरह, मौसम विभाग की तरह काम करते थे। उनको पता चल जाता था अगला इलेक्शन कौन जीतने वाला है, और वो उस पार्टी में जाके उनको अच्छा कैबिनेट का जो है वो दर्जा मिल जाता था। तो आप सब जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ। सो अपार्ट फ्रॉम दैट, द 10th शेड्यूल पॉपुलरली नोन एज एंटी डिफेक्शन एक्ट वाज इंक्लूडेड इन कॉन्स्टिट्यूशन बाय 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985। तो ये इस पे आपको हाईलाइट करना है, 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 में और 10th शेड्यूल में। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हो गया, और ये एमपी के लिए और एमएलए दोनों के लिए होता है। तो ये तीसरा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। नेक्स्ट is set the provision for disqualification of elected member on the ground of defection to another political party। तो कुछ ग्राउंड होंगे, टुडे वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस इट, क्योंकि मुझे ग्राउंड लिखना पड़ता है तो मैं इस पे नहीं लिखा हूं। तो कुछ ग्राउंड के बेस पे आपको हटा सकते हैं। कुछ ग्राउंड ऐसे हैं जो एक्सेप्शन भी हैं एंटी डिफेक्शंस के, कि आप अगर 6 महीने से पहले अगर चले जाते हैं, ठीक है, या फिर स्पीकर हट जाता है, ठीक है, स्पीकर अपना पार्टी चेंज करता है, तो ऐसे इन लोगों को कुछ ऐसे चीजें हैं जिनको एंटी डिफेक्शन कानून, इनके ऊपर दल बदला कानून जो है उनके ऊपर लागू नहीं होता, और वो एक्सेप्शन में आते हैं। ठीक है, आप उसको याद रखिएगा। इट वॉज ए रिस्पॉन्स टू द टॉपलिंग ऑफ मल्टीपल स्टेट गवर्नमेंट बाय पार्टी होपिंग एमएलए आफ्टर गेटिंग ए जनरल इलेक्शन ऑफ 90। और ये मैं आपको 70 का दौर बता दिया हूँ कि 70 के दौर के बीच में ये स्टार्ट हुआ था। सो दिस इज ऑल अबाउट एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, मैं इसको डिटेल में और अच्छे से डिस्कस करूंगा। फिलहाल के लिए आपको एंटी डिफेक्शन लॉ जब भी आए तो आपको ये 4-5 चीजें, और महाराष्ट्र का केस को तो आप हाईलाइट कीजिएगा क्योंकि ये लंबा खिंच गया है, और सुप्रीम कोर्ट इसमें काफी दिलचस्पी ले रहा है, इंटरेस्ट ले रहा है। तो आप याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट अगर कहीं पे इंडल्ज हो जाता है तो फिर वहां पे थोड़ा जो है कानून को अच्छे तरीके से तौल मटोल के देखा जाता है। तो नार्वेकर साहब के लिए मतलब सुप्रीम कोर्ट के एक टाइप का चेतावनी ही समझें कि आप 30 अक्टूबर तक इसको एक नेक्स्ट डेट, नेक्स्ट हियरिंग इस तरीके से आप फाइल कर लें, और आप अपना एक मेमोरेंडम बना रहे हैं कि हम किस तरीके को, कितने लोगों को बुलाएंगे और कैसे कैसे डील करेंगे। तो एक चिट्ठा आप सुप्रीम कोर्ट को दे दो तो सुप्रीम कोर्ट खुश होगी, तो बस बात बन जाएगी। अगर आप उस 30 तक अगर आप नहीं काम करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट आज़ाद है अपना, जो भी उनके पास जो भी इंडिविजुअल्स बचेंगे उस हिसाब से वो आपको उस हिसाब से डील किया जाएगा। तो ये है, तो ये एक नार्वेकर साहब को लेके। अभी आप सब इनको तो सब जानते होंगे, ये महुआ
महुआ मोइत्रा हैं, ठीक है। और ये हुआ क्या है, ये जो एक इस टाइप की चीज निशिकांत दुबे जी साहब हैं, ये साहब, इन्होंने एक एलिगेशन लगाया इनके ऊपर कि ये पार्लियामेंट में क्वेश्चन पूछने के पैसे लेते हैं किसी से। तो ये बहुत ही बड़ा क्रिमिनल ऑफेंस टाइप का है कि मतलब आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और अगर आप किसी से पैसे लेके आप क्वेश्चन पूछते हैं तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि आप किसके बिहाफ पे, आपका तो काम है कि जो सिटीजन है, जो पीपल हैं आपके यहाँ के, जहाँ से आप चुन के आती हैं, आप वहाँ का क्वेश्चन उठाएंगे रेदर देन कि आप किसी थर्ड पार्टी या बिजनेसमैन या कहीं किसी और का क्वेश्चन उठा रहे हैं। तो ये तो एक टाइप का एलिगेशन है। आई एम नॉट सेइंग दैट इट इज राइट, आई एम जस्ट सेइंग दैट इट इज जस्ट वन टाइप ऑफ एलिगेशन विच इज अरेज बाय निशिकांत दुबे, एमपी ऑफ बीजेपी। सो इनको जवाब तो देना पड़ेगा। तो इन्होंने जवाब दिया है, डिफेमेशन भी किया है, लीगल एक्शन भी लिए हैं इनके खिलाफ। लेकिन टीएमसी जो है इसमें वो शांत है और टीएमसी देखना चाहती है इसमें कि इसमें एक गहराई क्या है, इन ऐसी चीज़ों में सच्चाई क्या है। और प्राइमिया फेसिया में ऐसा कुछ इनके बारे में अगर देखा जाए तो ये काफ़ी ही वोकल एडुकेटेड वुमेन रही हैं और अलग अलग मुद्दे पे, चाहे वो काली जी की मुद्दे हो या फिर डिफरेंट जैसे अडानी का मुद्दा हो, ठीक है, उस पर काफ़ी वोकल रही हैं ये। तो ये इमेज इनकी, क्या ये इनके इमेज को टार्निश करने की एक टाइप का षड्यंत्र है या फिर एक फैब्रिकेट किया जा रहा है इनको, तो वो देखने की ज़रूरत है। लेकिन हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर इस टाइप का केसेस अगर आता है लोकसभा स्पीकर के सामने या फिर जो सेक्रेटरी ऑफ लोकसभा है उनके सामने आता है, तो ये तो एक ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का मोशन बनता है। तो आपको तो उनसे पूछा जाना चाहिए। तो हमको पढ़ना पड़ेगा कि ब्रीच ऑफ प्रिविलेज क्या होता है। जो कोई पार्टी में कोई जो मेंबर होते हैं वो अपने पोजीशन का किस तरीके से यूज करते हैं, तो उसमें पार्टी के मेंबर हो या राज्यसभा के मेंबर हो या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, उनके पास कुछ इस टाइप की चीज़ें होती हैं, उनको छूट है। जैसे मान लो कि ये जो पार्लियामेंट में बोलते हैं वो सुप्रीम कोर्ट में आप इनको इस तरीके से चैलेंज नहीं कर सकते। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को आप पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं कर सकते, वैसे पार्लियामेंट के एमपी एमएलए के पास भी प्रिविलेज है। तो ये अपने कहीं प्रिविलेज का डिफरेंट तरीके से फायदा तो नहीं उठा रही है। तो ये एक टाइप का एलिगेशन है। आई एम नॉट सेइंग दैट, मैं नहीं कहता ये चीज़ें, ये निशिकांत दुबे जी कह रहे हैं। तो इनको जांच करने का तो ये है। तो इन्होंने तो आपको पता ही है कि डिफेमेशन केस और जो भी लीगल एक्शंस हैं वो इनके खिलाफ लिया है। बोला है कि और ये सारी चीज़ जो है वो एब्सर्ड्स हैं, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है, ये बकवास है, इस टाइप की चीज़ें मोइत्रा जी कह रही हैं। तो ये एक सेकेंड न्यूज़ था, तो आपको इसको ऊपर ध्यान देना चाहिए था। नेक्स्ट न्यूज़ मैंने ये आप सबके लिए रखा है कि आप सबको पता होगा कि वातुकामा या वत्तुकामा, जो भी आप लोग प्रोनाउंशिएट करते हैं, एक टाइप का फ्लोरल फेस्टिवल्स होता है नवरात्रि के समय में। तो कभी कभी मैच दी फॉलोइंग में आ जाता है कि आप बताओ मुझे कि जो वातुकामा है वो, और मैं तो मुझे याद है कि मैं एक बार फ्लाइट में ट्रेवल कर रहा था और मैं मुंबई जा रहा था, लेकिन ट्रैवलिंग के समय पे, और ये जो फेस्टिवल है वो तेलंगाना का है मोस्टली, उस साइड का, लेकिन अनाउंसमेंट वहाँ पे हो रहा था। तो आपको अगर छोटी छोटी चीज़ें अगर ध्यान रखेंगे तो आपको हेल्प मिल जाता है। फिर उस समय फिर जाके उतना तो आइडिया नहीं था, फिर वातुकामा उस समय पे अनाउंसमेंट हो रहा था कि ये फेस्टिवल आने वाली है। तो आप उसको याद रखना, मैच दी फॉलोइंग में अगर इस टाइप की चीज़ें आएँ तो आप उसको तेलंगाना सेलिब्रेट करेंगे, उसको मानेंगे। और ये नवरात्रि के साथ होता है, बहुत सारे फूलों की एक टाइप का वो होता है, और उसको लेके वुमेन लोग जो हैं वो अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट करती है, नवरात्रि सेलिब्रेट करती है। नेक्स्ट, यस, एक इंटरेस्टिंग न्यूज बहुत ही अच्छा आया है कि सुप्रीम कोर्ट रिजर्व इट्स वर्डिक्ट ऑन बेल पिटीशन बाय सिसोदिया। सो अगर आपको इसको ये समझना है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो सिसोदिया साहब हैं, जो डिप्टी सीएम हुआ करते थे दिल्ली के, वो एक्चुअली जो लिकर पॉलिसी थी उनको फ्रेम किया था। लिकर पॉलिसी जो दिल्ली की थी उनको चेंज किया था, एक्साइज, आप एक्साइज केस भी कह सकते हो उसे। तो उसमें हुआ क्या था, इनके पार्टी के ऊपर एलिगेशन लगा है और इनके ऊपर कुछ एलिगेशंस लगे हैं। उसमें यह था कि इन्होंने जिसके लिए लिकर पॉलिसी बनाया था वो कोई थर्ड पार्टी के लिए बनाया था, जिससे उस बिजनेसमैन को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता, और वो उस बंदे को जिसको प्रॉफिट होता उसने उसके बिहाफ पे आम आदमी पार्टी को चंदा दिया। तो ये पूरा केस है। तो दैट मीन्स यू आर डाइल्यूटिंग द पॉलिसी या यू आर डाइवर्जिंग द पॉलिसी फ्रॉम वन पर्टिकुलर पर्सन और बिजनेसमैन और कम्युनिटी। फॉर दैट रीजन इट हैज़ चैलेंज इन कोर्ट एंड ईडी और सीबीआई ने इसके ऊपर छापा मारना स्टार्ट किया था, और इसमें बड़े बड़े जो लोग थे वो नापे तोले गए थे।
तो उसमें सिसोदिया साहब भी यहाँ तक जो था वो डिप्टी सीएम तक जो है वो इसकी आंच वहाँ तक गई। लेकिन ये इंटरेस्टिंग चीज़ें ये है कि सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि संजीव खन्ना साहब जो हैं वो जज साहब हैं, वो कहते हैं कि हाउ एन ऑफेंस अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग मेड आउट इन द एब्सेंस ऑफ ए ब्राइबरी चार्ज अगेंस्ट मिस्टर सिसोदिया हु इज रिप्रेजेंटेड बाय सीनियर एडवोकेट AM सिंघवी साहब, उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो बोले थे आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि उन्होंने ब्राइब लिया था। ओनली क्रिएटिंग ए प्रिडिक्ट या ऑफेंस इन योर PMLA केस वी कैन नॉट ऑन द एजम्पशन बेस पे हम नहीं कह सकते कि यू आर जस्ट एज्यूमिंग दैट कि उन्होंने लिया होगा, फॉर रेदर देन यू विल हैव टू प्रूव दैट कि आपको एविडेंस उसके लिए लगाना पड़ेगा। आपको उसके लिए करना क्या पड़ेगा कि आपको मनी ट्रायल जो है उसको चेक करना पड़ेगा कि कहाँ का मनी ट्रेल हुआ है, कहाँ कहाँ से उसका इनिशियल पॉइंट है, कौन कौन सा बंदा जो है इसके में इंडल्ज है। उसमें 1-2 बंदे ही इंडल्ज हैं और उसके स्टेटमेंट पे आप इतने बड़े जो पोस्ट पे जो लोग बैठे हैं उसको इतने दिनों तक जेल के अंदर नहीं रख सकते। ये संजीव खन्ना का ये एग्जैक्टली अभी जो है स्टेटस ये है कि इनको रिजर्व करके रखा है, जजमेंट अभी दिया नहीं गया है, इसको रिजर्व कर लिया गया है। लेकिन ये ओरल स्टेटमेंट जब आप कोर्ट में, अगर आपको पता होगा यहाँ का कि कोर्ट में जो एडवोकेट और जो जज साहब होते हैं उनके बीच में एक ओरल डिस्कशंस होता रहता है। ऑल्दो वो राइटिंग का पार्ट नहीं होता है, उसको नहीं लिखा जाता जजमेंट में, लेकिन वो आपका मूड बहुत हद तक डिसाइड कर देता है जज साहब का। सो मेरा ऐसा मानना है पर्सनली इसको पढ़ते हुए कि बहुत जल्दी हो सकता है कि सिसोदिया साहब को बेल मिल जाए, क्योंकि जो इनके जो नज़रिया है, एक तरीके से स्टाइल है, इनका जो टोन है बात करने का और जो लिखने का, जो मैं जो पढ़ पा रहा हूँ, उस हिसाब से ईडी के ऊपर एक क्वेश्चन उठता है कि आप बिना इस टाइप का इतने दिनों तक लंबा आपके लिए मैंने ये चीज़ की है, तो दिस इज योर टर्न कि आपको यह प्रूफ करना है कि आप कहाँ इन्होंने ब्राइब लिया। और आपको एक इंटरेस्टिंग न्यूज मैं बता दूं कि ईडी तो ये कह रही है कि हम पूरे आम आदमी पार्टी के ऊपर केस चलाएंगे। सो इज इट पॉसिबल, और वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाला हूं कि ऐसा हो सकता है कि 1-2 नहीं पूरे पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर स्कैम हो, कि वो पॉलिटिकल पार्टी ही जो है वो चंदा लेके पॉलिसी चेंज कर रही है। अब अपने आप में अगर ऐसा कुछ होता है तो बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज होगा और हमें जो है वो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल जो चीज़ें हैं वो उसको समझने का मौका मिलेगा और डेफिनेटली राइटर्स, बड़े बड़े जूरिस्ट जो हैं उसके ऊपर लिखेंगे। सो वो राइट नाउ हमें ये बेल को लेके है कि जो बेल मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। अब मैं बेल के बारे में आपको अलग से एक वीडियो बना चुका हूँ, आप उसको देखें कि अगर आप 437 ऑफ CRPC देखते हैं और 438 देखते हैं, 439, वहाँ पे डिफरेंट प्रोविजंस हैं CRPC में बेल की। जैसे आप 438 अगर आप अच्छे से देखेंगे तो उसमें एप्रीहेंशन ऑफ अरेस्ट को लेके है, उसी को हम एंटीसिपेटरी बेल कहते हैं। और कुछ बेल ऐसे होते हैं जो रेगुलर बेल्स होते हैं, जैसे आपको बेलेबल ऑफेंस में ये बेल आपका राइट्स बन जाता है, चाहे वो पुलिस वाला दे चाहे मजिस्ट्रेट दे। अगर आपके ऑफेंस के साथ लिखा है कि आपको इस पर्टिकुलर केस में आपको बेल मिल जाना चाहिए और ये अथॉरिटी आपको बेल देगी, तो आपको बेल मिलना चाहिए, आपको बेल तो कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन जब कोर्ट के पास पावर हो जाती है कि बेल मिले ना मिले, वैसे समय में कोर्ट जो है वो सोचती है आपके एविडेंस के बेस पे कि आपको बेल मिलेगा कि नहीं। तो 439 जो है, अगर आपको लगता है कि कोई हमारे ऊपर झूठा मूठा केस लगा दिया है और हमको अरेस्ट कर लिया जाएगा, तो आप 438 का जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसको एंटीसिपेटरी बेल कहते हैं। 439 में जो है अगर आप देखेंगे तो हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट के पास स्पेशल पावर है बेल को लेके। और 437 देखेंगे तो आप 437 में देखेंगे कि बेल जो है वो नॉन बेलेबल ऑफेंस में जो है वो किस तरीके से मिलता है और मिलने की उसकी उपेक्षा रखता है, तो उसको देखने की जरूरत है। तो आप इसको बेल को समझें। और बेल के बारे में ऑलरेडी मैंने बहुत सारा, चाहे वो भूपेंद्र कुमार सिन्हा का केस हो या फिर अलग अलग केस हो, मैं बेल के बारे में अच्छे से आपको पढ़ा चुका हूं, तो आप उसको एक बार जरूर देखना। नेक्स्ट, मोदी डायरेक्ट्स इसरो टू लैंड मैन ऑन मून बाय 2040, वर्क्स टुवर्ड इंटरप्लेनेटरी मिशंस। तो आप सबको पता है कि जो गगनयान मिशन है, जो इंडिया का फर्स्ट मैन्ड मिशन है स्पेस में, वो शेड्यूल्ड है 2025 में। तो उसको लेके मीटिंग थी। उसी बीच में मोदी साहब ने 2035 और 2040 का एक टारगेट सेट कर दिया। और ये अच्छे लीडर की निशानी होती है कि आप अपने एम्प्लॉय से ये काम कराते कराते अगला काम टारगेट दे दो।
तो अभी आप सबको पता है कि हमने जो है वो मून के ऊपर चंद्रयान कितना अच्छे से हमने वहाँ पे जीता है, एक टाइप का जंग ही जीतना था वो। सो गगनयान मिशन, जब हम स्पेस मिशन है हमारा पहला स्पेस मिशन होगा जो 2025 में होगा, उसके 10 साल के बाद 2035 में ये कह रहे हैं कि एक इंडिजीनियस स्पेस स्टेशन बनाएंगे, या फिर आप बनाने की कोशिश करो, ठीक है, इसरो के चेयरमैन को कहते हैं। और 2040 तक कोई एक अपना बंदा जो है वो मून पे भेजो, लैंड एन ए इंडियन वन ऑन द मून बाय 2040। सो एक पेपर में पढ़ रहा था, ये इसमें भी थोड़ा सा मुझे डाउट है, लेकिन ये है कि लैंड मैन ऑन मून, तो यहाँ पे थोड़ा सा जेंडर को लेके है कि क्यों मैन ही क्यों, एक नॉर्मल पर्सन लिख सकते हो आप। ये खैर मैं इसको इतना बड़ा पेपर को मैं वो नहीं कर रहा हूँ चैलेंज, लेकिन होगा इनका कोई स्टाइल, ये अपने को पता नहीं होगा, अपन इतने पढ़े लिखे नहीं हैं। सो इनके हिसाब से है कि मोदी डायरेक्ट इसरो टू लैंड मैन ऑन मून, तो इसको लेकर थोड़ा सा डाउट है। तो आप समझ गए 2025, 2035 और 2040 ये आंकड़े आपके दिमाग में चलते रहने चाहिए। और आदित्य L1 मिशन जो है वो आपको पता ही है कि सूरज के पास के लिए है, सूरज के सामने, सूरज के आसपास को हमें मैप करना है। तो ये 3-4 मिशन अगर आपको आए तो आपके दिमाग में चलना चाहिए। इसके अलावा जो भी होगा वो वी विल डेफिनेटली डिस्कस। सो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है डेवलप्ड एंड मेंटेन्ड बाय USA, रशिया, कनाडा, जापान, यूरोपियन एजेंसी, इज द लार्जेस्ट स्पेस स्टेशन है, बट इज एक्सपेक्टेड टू बी डीकमीशन बाय 2030। ये आप एक चीज और याद रखना कि जो इंटरनेशनल ISS जिसको बोलते हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वो रसिया है, फिर उसमें कनाडा है, जापान है, और भी हैं 1-2, तो और यूरोपियन एजेंसी है, ये सब है। और ये 2030 में जो है डीकमीशन हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए 2035 जो है उसके आसपास इंडिया को खुद की अपनी एक बना लेनी चाहिए, और ये हमारा एक्सपेक्टेशन है। हाउ सिनर्जेटिक्स बैरियर्स आर अफेक्टिंग प्रोग्रेस ऑन SDG। सो ये SDG आप सबको पता होगा, मैंने ऑलरेडी जो है शायद 4th या 5वें क्लास में डिस्कस कर दिया था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन का वन ऑफ द थीम पॉइंट है, जहां पे वो डिस्कस करना चाहते हैं कि कैसे जो वर्ल्ड को है वो बेहतर बनाया जाए डिफरेंट चीजों में, और लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो बढ़ाया जाए। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल का ये एक टाइप का आपको समझने का तरीका है। जैसे पॉवर्टी, तो आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट SDG का 1 देखेंगे तो आपको ऑलरेडी आपको इमेज में दिख रहा होगा कि नो पॉवर्टी, 2 में जीरो हंगर, 3rd में हेल्थ को लेके, 4th में एजुकेशन को लेके, 5th में जेंडर इक्वालिटी, 6th में वाटर, 7th में अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी, 8th में इकोनॉमिक ग्रोथ, एंड सो करके 17th है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है, इससे पहले MDG था, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2015 में स्टार्ट हुआ और ये खत्म हो जाएगा 2030 में। तो आपको 15 साल का टाइम मिला था, और इस 15 साल में आपको इस 17 चीजों के, जिसमें 169 डिफरेंट टारगेट्स हैं, उसको आपको अचीव करना था, या नियर अबाउट अचीवमेंट के आसपास लेके आना था। लेकिन समहाउ आप उसमें इफेक्टिव नहीं रहे। उसको लेके जो है वो राइटर है वो डिस्कस करता है कि चाहे वो आप बजट को लेके हैं, जितना डेवलप कंट्री को और डेवलपिंग कंट्री को खर्च करना चाहिए था, या डेवलप कंट्री को डेवलपिंग कंट्री को देना चाहिए था उसको शेयर, आपने उसको नहीं दिया। पॉलिसी मेकिंग में आपसे कहीं चूक हुई। डिफरेंट ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे आप जो है अच्छा परफॉर्म नहीं किए, और अभी भी आपके पास समय है कि आप 2023 में हैं, 7 साल है कि आप उसको अचीव करें। तो उसको लेके पूरा जो है एक टाइप का कैसे बैरियर क्रिएट हुआ है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को कंप्लीट करने में, तो उसको लेके पूरा ये राइटर डिस्कस करना चाह रहे हैं। मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 17 हैं, आप इसको उस पर चार्ट वार्ट बना लो और उसको डिस्कस कर लो अपने दोस्तों के साथ, उसको रट लो। क्यों? क्योंकि ये आपको प्री में काम आने वाले हैं, और मेंस के आंसर राइटिंग में अगर आप ये चीज लिखते हो, सो डेफिनेटली यू विल गेट मोर मार्क्स, यू विल फेच मोर मार्क्स देन अदर्स। एंड यू ऑल नो दैट कि आपके पास अगर 5 नंबर का भी एज रहेगा दूसरे स्टूडेंट के ऊपर, तो आपके रैंक में कितना अंतर हो जाएगा और आप क्या पा सकते हैं। सो इसको ज़्यादा एग्जीग्रेट करके बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। तो यू विल हैव टू रिमेंबर दीज 17 गोल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट SDG। सो आप इसको देख लेना। अब ये लॉ एंड कस्टम, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा ही दिया है। कल के वीडियो अगर मेरा आप देखेंगे, मैं 10 मिनट या 15 मिनट का वीडियो बना दिया था, ठीक है, ऐसे समय में भी, तो आप उसको देखेंगे कि कैसे कोर्ट कह रही है कि जो होमोसेक्सुअलिटी है और सेम सेक्स मैरिज जो है उसको उन्होंने लीगलाइज करने से मना कर दिया, और उसका रीजन, उसका मेन ये है कि मोरालिटी वर्सेस इक्वालिटी।
सो जो सोसाइटी में जो मॉरलिटी है और जो हमारे LGBT और प्लस जो भी हैं कम्युनिटी हैं, उनकी जो इक्वालिटी का कंसेप्ट है, आर्टिकल 14 का जो कंसेप्ट है, उनके ऊपर में बैलेंस बनाने की कोशिश की जा रही थी। और बहुत हद तक ये माना जा रहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट होगा वो इनको रिलीफ देगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ये काम मेरा नहीं है, दिस वर्क हैज टू बी डन बाय समवन एल्स, और अभी तक नहीं किया गया है। तो देयर विल बी सम टाइम कि पार्लियामेंट विल डिसाइड दैट कि ये कानून कब बनना चाहिए। सो लेट देम डिसाइडेड, लेट द पार्लियामेंट डिसाइडेड कि व्हेन विल दिस टाइम कम। सो ऑन दैट नोट जो सुप्रीम कोर्ट है वो इस डिस्प्यूट से अपने आप को बाहर करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये कहते तो हैं कि पार्लियामेंट डिसाइड करेगा, लेकिन साथ में कुछ अलग अलग जो है चीज़ों पे इनके जजमेंट में, आपको पता है कि जजमेंट एक चीज़ पे नहीं आती है, बहुत सारी चीज़ों पे लेयर बाय लेयर खुलता है। तो बहुत सारी चीज़ों पे इनको रिलीफ जो भी मिला, और जो LGBT कम्युनिटी हैं उनको इस चीज़ से बिल्कुल हताश नहीं होना चाहिए कि उनको कुछ नहीं मिला है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे कि मैरिज का कंसेप्ट समझा दिया, अगर आप देखेंगे कि ट्रांस मैन और सिस वुमेन कैसे शादी कर सकते हैं वो कंसेप्ट समझा दिया, जो एडॉप्शंस होते हैं, एडॉप्ट करते हैं, उसको लेके बहुत क्लैरिटी दे दी है सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट ने। सो दिस इज नॉट ए क्वाइन, दो तरीके से हैं, आप एक ही साथ मत देखें, एक ही साइड मत देखें। आपको ये भी देखना है कि यस, आपको कुछ समय के लिए, कुछ जगहों के लिए आपको अभी छूट नहीं मिली है कुछ जगह पे, लेकिन आपको अदर चीज़ों में थोड़ा सा रिलीफ और एक डायरेक्शन देने की कोशिश की गई है सुप्रीम कोर्ट को। सो यू विल हैव टू बैलेंस दिस आंसर। अगर आपसे पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट इसके पक्ष में ना देने से क्या इनका आर्टिकल 14 का नुकसान नहीं होता, इसका फंडामेंटल राइट्स का नहीं नुकसान होता है, तो rather going to negative criticizing the Supreme Court judgment to go in this way कि यस, कि इनके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा सोसाइटी को एक्सेप्ट करने में, सिटीजन जो यहाँ के लोग हैं और पार्लियामेंट क्या सोचती है उसके बारे में हमें समझने की ज़रूरत है। साथ साथ हमें ये भी देखना है कि ये सोसाइटी की तरफ से आए, रेदर देन कि सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर, पार्लियामेंट के ऊपर थोप रही हो। तो आपको वो समझने की ज़रूरत है। तो आपको ये लॉ एंड कस्टम में उसके ऊपर डिस्कस किया गया है। तो यस, जो नेक्स्ट है वो डिमोलिशिंग द फ्रेम फ्रॉम आउटसाइड द कॉन्स्टिट्यूशन। ये न्यूज क्लिक को लेके है, तो इसको मैं डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि उसमें फिर से वही लिखा गया है कि अगर आप एक न्यूज क्लिक के फाउंडर्स को, अगर आप उसके ऊपर यूपा लगाते हो, अगर आप उसके ऊपर कहते हो कि मनी लॉन्ड्रिंग किया है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर, और ये आप ये कहते हो कि ये चाइनीज से पैसा लिया है, सो अगेन आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ये जो पैसा है वो चाइनीज से लिया गया था। चाइनीज के लोगों का ये प्रोपोगेंडा है जो इंडिया की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को डैमेज कर रहा है। एक पत्रकार के ऊपर, एक प्रेस वाले के ऊपर अगर आप इस टाइप का चार्ज अगर लगाते हो और यूपा लगाते हो, तो राइटर कह रहे हैं कि ये एक टाइप का अनडिफाइंड इमरजेंसी की तरह होता है। इमरजेंसी के समय में क्या हो गया था, सबको उठा के जेल में डाला जा रहा था, लेकिन ये एक टाइप का बिना बताए हुए इमरजेंसी की तरह है, जहाँ पे आपको लगाया नहीं गया है, लेकिन आप समझो कि ऑलरेडी चल ही रहा है। तो ये बहुत अच्छे अच्छे राइटर इसके बारे में डिस्कस करते हैं, कैसे बोलते हैं कि फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है उसको दबाने की कोशिश कर रही है। एक चीज़ और भी राइटर लिखते हैं कि अगर आप बोलते हैं कि हम सेकुलरिज्म को फॉलो करते हैं, लेकिन आप एट द सेम टाइम जो हेट स्पीच है उसको प्रमोट करते हो माइनॉरिटी के लिए, तो सेकुलरिज्म वर्ड केवल पन्नों पे है, रियलिटी में तो नहीं है। सेम चीज़ें एक अलग चीज़ों को लेकर वो एग्जाम्पल देते हैं, जैसे हेट स्पीच वाला मैंने आपको समझा ही दिया। फिर बोलते हैं कि कैसे इलेक्टोरल फंडिंग जो है, जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड कहते हैं, जिसको 5 बेंच की कमेटी ने अब उसको जांच करेगी, सुप्रीम कोर्ट ने जो है डीवाई चंद्रचूड़ ने उसको 5 मेंबर की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास भेज दिया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो इतना ओपेक क्यों है, उसके बारे में जांच की जाए। और वो डेमोक्रेसी के लिए खतरा है कि एक ही पार्टी को अगर चंदा मिलेगा, ठीक है, तो और कौन वो लोग हैं, इंडिया क्यों नहीं जान सकते उसका नाम, तो वो इम्पोर्टेंट है। तो बोलते ऐसी चीज़ें अगर होगी और आप कह रहे हो कि कॉन्स्टिट्यूशन में सब कुछ लिखा है, तो थोड़ा सा डिफरेंट है, तो आपको वो समझने की राइटर इसके ऊपर। तो प्रेस को लेकर काफ़ी अभी बवाल मचा हुआ है इन दिनों इंडिया में, तो आप इसको ध्यान रखें कि जो फ्रीडम ऑफ जैसे आर्टिकल 19 जो है और उसमें जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि कैसे जो है वो एब्सोल्यूट राइट नहीं होते हैं,
कौन कौन से रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं वो हमें पता होना चाहिए। क्या वो सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी जो है वो उसमें से एक ग्राउंड है क्या, जिसके बेस पे आपकी जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसको जो है वो इन्फ्रिंज किया जा सकता है क्या, तो उसको देखने की ज़रूरत है, तो आप उसको देखें। नेक्स्ट है न्यूजीलैंड में जो है वो अभी इलेक्शन हुआ था, और न्यूजीलैंड के इलेक्शंस में आपको पता चल ही गया होगा कि जो पुराने जो चुन के आए हुए थे, जो एक मैडम थी जिन्होंने रिजाइन दे दिया था और वो अपने समय के पीक पे थी, अच्छा खासा परफॉर्म करके आई थी वो, और उसके बाद जो है वो क्रिस हिपकिंस बने थे वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, और वो हार गए, उनकी पार्टी हार गई और कंजर्वेटिव पार्टी जो है वहाँ जीत गई है। तो उसको लेके है कि यस कि अब जो नई गवर्नमेंट बनेगी कंजर्वेटिव पार्टी की बनेगी, तो वो किस तरीके से अमेरिका के साथ टाई अप करेंगे, और ये प्रो चाइना जो चाइना जो साउथ चाइना सी में जिस हिसाब से उसके कदम बढ़ रहे हैं उसको किस तरीके से टैकल किया जाएगा। और मोस्टली ये इलेक्शन जो न्यूजीलैंड का लड़ा गया था वो इकोनॉमी को लेकर लड़ा गया था, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बहुत बढ़ गया था, क्योंकि कोविड में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया परफॉर्म वेरी गुड, ठीक है। सो ये दोनों बहुत ही आइलैंड कंट्री हैं वहाँ पे, और तो आपको देखेंगे कि ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म किए थे, और लेकिन उसकी वजह से क्या हुआ था, उनकी इकोनॉमी जो है वो थोड़ी सी खराब हो गई थी, इंटरेस्ट रेट का थोड़ा सा उनके यहाँ पे ऊपर नीचे हो गया था, तो उसको लेके पूरा ये इलेक्शन लड़ा गया, और उस इलेक्शंस में जो है वो जो रूलिंग पार्टी है वो हार गई है। अप्रॉक्सीमेटली 39% वोट अपोजिशन को मिला है और बाकी को थोड़ा सा कम मिला है। तो कंजर्वेटिव पार्टी मोस्ट प्रॉबली कि वहाँ पे गवर्नमेंट बनाएंगी, तो उसको देखते हैं, अगर पेपर उसमें लिखता है तो उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। सो यस, न्यूजीलैंड इज न्यूज क्यों, बिकॉज कि जो हैपकिंस थे, हिपकिन जो भी बोलते हैं आप, क्रिस हिपकिंस, वो अप्रॉक्सीमेटली हारने के इलेक्शंस में हारने के कगार पे हैं। सो हमारे लिए न्यूजीलैंड इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड हमारे लिए हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है, अगर आप देखेंगे फॉरेन डिप्लोमेसी के बेस पे, तो क्योंकि साउथ चाइना सी और जो चाइना सी है और आपको पैसिफिक सी है उसके आसपास के एरिया इंपॉर्टेंट रखती है ट्रेड के लिए, सो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। सेंट्रलाइज प्रोक्यूरमेंट एज ए पावरफुल हेल्थ आइडिया, आपको ये इंटरेस्टिंग लगेगा कि इन्होंने एक फ्रेंचाइजी का एक कंसेप्ट इसमें लगाया पोटैटो को लेके, कि बर्गर किंग को, कि पूरे बर्गर किंग में अगर मान लो उनको पोटैटो चाहिए, और सारे फ्रेंचाइजी जो बर्गर किंग के हैं वो खुद ही जाके पोटैटो खरीदे, तो प्राइस और क्वालिटी में अंतर मिलेगा, और तो आपको टेस्ट में अंतर मिलेगा। तो इसीलिए बर्गर किंग या फिर बड़े बड़े फ्रेंचाइजी जो है वो एक ही बार में कॉमन साथ में आके बार्गेनिंग करते हैं पोटैटो वाले से, सेलर से, या फिर जो भी बंदा हो जो उसको सेल करता है उस प्रोडक्ट को, और उनको एक ही टाइप का प्रोडक्ट यूनिफॉर्मिटी के साथ मिलता है, कम प्राइस पे मिलता है, और क्वालिटी का प्राइस मिलता है, क्वालिटी के बेस पे मिलता है उसको। सो ऐसे समय पे क्या कर सकते हैं, तो हम ऐसे समय पे कर ये सकते हैं कि इसको क्या हम हेल्थ में इम्प्लाई कर सकते हैं, क्या हेल्थ के सेक्टर में ला सकते हैं क्या, जहाँ पे हमारे जो अलग अलग जो हॉस्पिटल्स हैं वो अलग अलग फार्मास्यूटिकल के साथ बार्गेनिंग करते हैं, और फिर वो अलग अलग रेट पे देते हैं, कस्टमर को अलग अलग रेट पे मिलता है, और क्वालिटी कितनी अच्छी मिलती है वो आप सबको पता है, कौन से MRP पे मिलता है वो आप सबको पता है, ठीक है, कि हेल्थ को लेके जो आपको मेडिसिन मिल रही है। तो क्यों ना हम एक नेशनल कैंसर ग्रिड पूल, जो अभी एक सरकार का इनिशिएटिव है, उसकी तरह हम ये करेंगे कि किसी को भी अगर कैंसर से रिलेटेड कुछ भी चाहिए होगा तो यहाँ से मिल जाएगा तुम्हें। तो सेम चीज़ें अगर सारी चीज़ें मेडिसिन के लिए हम करेंगे, सेंट्रल बेस करेंगे, तो हमारी कॉस्ट कटिंग बचेगी, हमारी को क्वालिटी मिलेगी, यूनिफॉर्मिटी मिलेगी, कंज्यूमर को जो होगा वो कुल मिला के कम प्राइस पे वो मिलेगा। सो ये एक अच्छा तरीका है सेंट्रलाइज प्रोक्यूरमेंट करने का, और अगर हम इसको हेल्थ में अप्लाई कर लेते हैं तो यकीन मानिए ये एक टाइप का बुनेंजा होगा हेल्थ सिस्टम को लेके। सो ये आज मैं एक्चुअली 18 तारीख का पेपर मैं डिस्कस कर रहा हूँ, और मॉर्निंग तक देखिए, अगर हमारा बाकी जो टेक्निकल चीज़ें हैं अगर वो सॉल्व होता है तो कल का वीडियो बना देंगे शाम तक। सो हैव ए नाइस डे, टेक केयर, तब तक अपना ध्यान रखिए, और शुभ रात्रि, और सबका ध्यान रखें, और गुड नाइट।